नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पिछले 24 घंटों में लगता है कि सारी राजनीतिक दल एक तरीके से एक ही समुदाय को अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बना रही है। पिछले 24 घंटों में एक तरफ जहां संसद का मॉनसून सत्र चालू है, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स हुई हैं जिसको लेकर के ये सवाल उठने लगा है। तो कौन कौन सी वो मीटिंग थी? पहले ही हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव ने संसद के पास वाली मस्जिद में अपने कुछ सांसदों के साथ एक मीटिंग की थी। उसको लेकर के बीजेपी ने उन पर बहुत राजनीतिक हमला बोला। तो उसके फौरन बाद कल रात को जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में कांग्रेस, सपा समेत करीब 25 विपक्षी सांसद शामिल हुए। हालांकि डिनर पार्टी के बारे में कहा गया कि देश के खुशनुमा माहौल हो, इसको लेकर के कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, बिहार वोटर रिवीजन सहित और कई मुद्दे शामिल थे। अभी ये घटनाएं हुई ही थी कि आज फिर एक तीसरी घटना भी हुई। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के हरियाणा भवन में ऑल इंडिया इमाम संगठन की एक बैठक में शामिल हुए। बताया गया कि ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। हर कोई आजकल नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम ही आयोजित कर रहा है। इसमें भी इमामों के बीच एकता, भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन इन 3 घटनाओं को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन है मुस्लिम वोट से कम इनको मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ करके देखा जा रहा है। मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। यकीनन देश से सभी लोग मोहब्बत करते हैं। बस इसी चीज़ को लेकर के थी, और कोई खास ऐसा कोई मुद्दा नहीं। सामान्य सा डिनर था। जमीयत उलेमाए हिंद हर वर्ष इस तरह के प्रोग्राम, हर सेशन में इस तरह का प्रोग्राम करती है, और बहुत अच्छी बातचीत हुई। कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। हेट क्राइम को लेकर भी डिस्कशन, हेट क्राइम, सारे इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। और जमीयत ने ये चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पार्लियामेंट में रेज किया जाए। इसमें वही डिस्कशन था कि जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह पर, चाहे मणिपुर हो, चाहे जहाँ हो, चाहे यूपी, हर स्टेट में जो हो रहा, तो उसी पे थोड़ा इन लोगों का वो था ग्रीवेंसेस। तो हम लोगों ने कहा कि मुस्लिमों पर ही नहीं, सब पर हो रहे हैं अत्याचार, और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हों, एकजुट होकर के अपने देश को चलाएं। जैसे सेकुलरिज्म पहले थी वैसे ही रहे। इस समय जो है थोड़ा एक मिनट भाई, ये जो सरकार ने जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम शुरू किया है, इस भाजपा सरकार ने, तो ये बंद होना चाहिए। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे। 24 घंटों में 3 मीटिंग, कौन कर रहा है मुस्लिम वोट की सेटिंग, और अब क्या मुसलमान राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं? डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, हमारे साथ है। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, हमारे साथ है। हाफिज नूर अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रसाद निचेश अवस्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, आपसे पूछूंगी, राय मशवरा, चर्चा होती रहनी चाहिए, लेकिन ये जमीयत उलेमाए हिंद से चर्चा करने का क्या मतलब है? हमारे देश के सांसद अलग अलग पार्टियों के, वो जमीयत उलेमाए हिंद के साथ डिनर कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, क्यों? देखिए पद्मजा जी, अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, तो बीजेपी अपनी एक वोट इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, हिंदुत्व तो इनका रह गया। जब मुसलमानों से मिलने लग गए, पार्टियां करने लग गए, मोहन भागवत जी 2 दिन पहले तो कह रहे थे कि वेस्टर्न ऑथर्स की शिक्षा पढ़ाई जा रही है, ये कराई जा रही है, और अब मुसलमानों से मिलने लग गए। इनके बच्चे मिशनरियों में पढ़ते हैं, आम आदमी के बच्चे सड़कों पर थाली कटोरे बजाएं। तो इस प्रकार की जो इनकी जो साइकोलॉजी हो रही है देश के अंदर, ये खाली पूंजीवाद के पोषक हैं। इनको हिंदुस्तान से, हिंदुओं से या आम जनता से, भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो मीटिंग्स हो रही हैं, देखिए दूसरी पार्टियां तो अपना राजनीति में कोई सत्संग करने आए नहीं, जैसे मोदी जी और इनकी मोदी सेंट्रिक बीजेपी एक पाखंड रचती है
अरे आपने बीजेपी पे तो पूरी थीसिस बता दी, ये तो बताइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद जमीयत से क्यों राय मशवरा कर रहे हैं? अरे संसद का सत्र चल रहा है, आप सारे सांसदों से राय मशवरा कीजिए, उनके साथ डिनर कीजिए, उनसे आप चर्चा कीजिए कि देश के सामने क्या क्या, मुसलमानों के सामने क्या क्या अभी विपदाएं हैं। जमीयत के साथ क्यों? ना तो वो सांसद है, ना तो वो नेता है, वो तो पूर्ण रूप से एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन ही है। नहीं तो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत नहीं कर सकते कि जनप्रतिनिधि, उनकी समस्या नहीं पूछ सकते। देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल हो रखा है, हिंदू मुस्लिम कर करके बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों के ऊपर, वह कर कुछ नहीं रहे, लेकिन इनको तो एक माहौल बनाना है कि मुसलमानों को ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए तो मैं कह रहा हूँ नोटबंदी हो गई, आपके जीएसटी लग गई, बेरोजगार तो हिंदू बच्चे बच्ची हुए, धंधे हिंदुओं के बंद हुए, तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो पर क्या है, आपको जो भी आपको दिक्कतों की बात करनी है, वो मदनी साहब के पास ऐसा क्या अलग सा ज्ञान है? आप वो इमरान प्रतापगढ़ी को खुद भी पता है ना कि मुसलमानों को क्या दिक्कत है, वो ऐसा मौलाना मदनी के पास अलग से क्या ज्ञान लेने गए? नहीं देखो, राजनीति में, सामाजिक जीवन में पद्मजा जी सबसे मिलना होता है, सबकी समस्याओं को जानना होता है, उसके बाद ही आदमी जनप्रतिनिधि अपनी कार्यवाहियां करते हैं। अब खाली मदनी को ही क्यों अपन इश्यू बनाए, और भी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है, सबसे मिला जाता है। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी के, आप कह रहे हो थीसिस नहीं लिखी, ये क्या है, एज सबको अपने साथ लेके चलना है, समग्र इनकी सोच नहीं है कि सबको साथ लेके चलना है। इनको तो खाली एक डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेजों का आजादी में तो इनका रोल था नहीं, सर्वनाश में तो पूरा रोल है भारत का, 11 साल में इन्होंने किया। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कैसे हो, उसमें इनकी बुद्धि चल रही है। हमारी बुद्धि सबको साथ लेने के लिए, अच्छा सबको साथ लेके चल रहे हैं, और वो साथ में हर्षवर्धन जी यहाँ पर जमीयत भी आ जाते हैं, मदनी साहब भी आ जाते हैं, इसमें इतनी क्या परेशानी क्या है? नहीं देखिए, परेशानी तो कोई नहीं होनी चाहिए, और फिर जब देश के लोग तय करेंगे तो फिर लोकतंत्र पर, चुनाव पर, ईवीएम पर मत कहने लगेगा कि अरे देश क्यों ऐसे सोच रहा है, सब चोरी हो गया, सब गड़बड़ हो गया। आप लगातार इस देश के मुसलमानों को सांप्रदायिक बना रहे हैं, आप लगातार इस देश के मुसलमानों के एक खांचे में ले जा रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि इस मीटिंग में भी कोई ऐसा सांसद नहीं आया। भाई अगर आउटरीच की बात करते हैं तो क्या होता है, संवाद होता है ना, जिसको समझ नहीं है उसको समझाना है, जिसके पास दूसरा व्यू पॉइंट है वो बताना है। नहीं, हमें उनकी बात करनी है जो फिलिस्तीन गाजा पर तो बहुत आक्रामक रहे, दूसरी कोई बात न करें। हमें वक्फ की जमीन बचानी है, क्यों? क्योंकि वक्फ पर जो मुसलमान कब्जा करके बैठा रहे अमीर वाला, वो गरीब वाले मुसलमान को हिस्सा न दे के जाए। हमें कौन सी राजनीति करनी है? मुसलमान वोटों की ठेकेदारी लेनी है। ये कैसे हो सकता है भाई? लोकतंत्र में इस तरह से कोई, और जो अभी आपने एक सवाल का जिसका जवाब मैं उम्मीद कर रहा था कि वरुण भाई कुछ देते, संसद का सत्र चल रहा है, वहां चर्चा में नहीं शामिल होना है, वहां बाहर बढ़िया टी शर्ट, बढ़िया झोला, बढ़िया बैनर प्रिंट कराना है हड़बड़ी में गड़बड़ी में, और उसको लेकर प्रदर्शन करना है। वहां जहां उम्मीद की जाती है कि उस पर चर्चा कीजिए, उस पर बात कीजिए। और क्या जब संसद से बन गया, जेपीसी से आने के बाद सब कुछ हो गया, क्या इस तरह से जमीयत के साथ बैठकर फिर से वक्फ पर बात करना, दूसरे ऐसे मुद्दों पर बात करना, क्या ये देश की ठीक प्रक्रिया दिखाता है, या कुछ लोगों के मन में जहर फैलाने की कोशिश है? ये जरा सोचिए। वरुण पुरोहित जी जहर फैला रहे हैं ये? पद्मजा जी, त्रिपाठी जी बड़े वरिष्ठ हैं, मैं इनका आदर भी करता हूं, लेकिन अब इन्होंने कहा ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते। कोई भी जो व्यक्ति, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं किसी को थोपने की कोशिश, भाई तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते, तुम ऐसे क्यों नहीं मिलते, तो ये ओवरलैपिंग करना चाहते हो आप दूसरे के ऊपर अपनी सोच को। आप सांसद की, इसको जो लग रहा है जैसे मीटिंग कर रहा है, आप कह रहे हो संसद चलने नहीं दे रहे, संसद तो ये नहीं चलने दे रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महीने से कितनी डिमांड करी विपक्ष ने, एक दिन संसद नहीं बुलाया, इमरजेंसी सेशन बुलाने में क्या दिक्कत थी? जब आप उल्टा लेकर के जा रहे थे, महिला आरक्षण मिलेगा 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल। वरुण भाई, तारीख तय हो गई, समय तय हो गया। क्यों नहीं? लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे, 9 से बढ़कर 16, यानी तारीख 16 घंटे। समय भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, उसमें 16 घंटे ही चर्चा होगी। नहीं भाई, इतना इंपॉर्टेंट इश्यू 16 घंटे ही तय होगा। क्यों होगा? 16 दिन क्यों नहीं होगी चर्चा? जनता के पैसों से चलती संसद, चलाइए आप 24 घंटे। जनता के प्रधानमंत्री तो विदेश घूम रहे हैं, 4 दिन हो गए, चलने नहीं दी गई। गलत होती तो भी प्रतिदिन बाहर तमाशा हो रहा है, अंदर संसद नहीं चल रही। लोकसभा में नेता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, नहीं दिया जा रहा है, सरकार नहीं चला रही, वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा हो रहा है आपकी संसद चलते हुए। वापस मुद्दे पर आते हैं, संसद में उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे हैं। अगर ये गंभीर विषय है तो उन पर विमर्श कर रहे हैं, सारे सांसद
जो हैं विपक्ष के, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर अजय आलोक कि मुस्लिम समुदाय के सामने इस वक्त क्या परेशानियां हैं, ताकि वही मुद्दे वो संसद में उठा पाए। अब आप इसको सांप्रदायिक क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर अजय आलोक, अगर मदनी साहब के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो तकलीफ क्या है? बहुत क्लियर है कि संघ प्रमुख जाते हैं। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी मीटिंग तो चलती रहेगी, लेकिन मीटिंग का मकसद जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति सहमत होगा कि हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं। यहाँ हर बैठा हुआ व्यक्ति सहमत होगा कि संघ को मुसलमान पसंद नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी संघ प्रमुख ऑल इंडिया इमाम की बैठक पे जाते हैं। अंतर धार्मिक सहयोग बढ़ाने और राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र के निर्माण में सबकी भूमिका हो और राष्ट्र के लिए सबको साथ लेके चलना है। मोहन भागवत जी का वो पर्पस डिफाइंड है जो सब कोई समझता भी। लेकिन ये जो मदनी जी के कॉल पे जो मीटिंग हुई है, ये प्योरली विशुद्ध राजनीति का, वो कह भी रहे हैं कि देश में आज जो हालात हैं वो राजनीति की वजह से है। किसकी राजनीति की वजह से? किसकी राजनीति की वजह से? आज जो देश की राजनीति हो रही है उससे इनको क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये विपक्ष में आ गए। आज जो देश में है खराब काम अच्छे हो रहे हैं तो उससे इनको क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये खराब काम करने की आदत लगी हुई थी। आज अगर धारा 370 हटता है कश्मीर से, कश्मीर भारत का एक अंग हो जाता है, 2 संविधान 2 निशान नहीं होता है, उसमें इनको दिक्कत है। आज 3 तलाक हटाया जाता है, उसमें इनको दिक्कत है। आज वक्फ की संपत्ति जिस पे कुंडली मार के देश के चंद 200 मुसलमान, मैं बार बार कहता हूँ, देश के 200 मुसलमान बैठे हुए हैं, जिससे आम मुसलमानों का कोई भला नहीं हो रहा है। ये हमारे जियाउर रहमान बर्क हैं। इनकी संपत्ति तो संभल में आपका चैनल दिखा चुका है, जो इन्होंने वक्फ की ज़मीन कब्जा कर रखी है। तो ये वक्फ की ज़मीन के कब्जे से नहीं निकल जाए और देश में कैसे राजनीतिक लोगों से मुकाबला करें, इसके लिए ये बैठेंगे, उसके लिए मुसलमानों को भड़काएंगे। तो ये एजेंडा साफ दिखता है। ये एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि मुसलमान वोटों को भड़काने की एक कोशिश है। दूसरी कोशिश ये है कि मुसलमान कहीं कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाए। इसलिए देखिए यहाँ पे सपाई काफ़ी बैठे हुए हैं इमरान मसूद को छोड़ के। मुसलमान कहीं कांग्रेस की तरफ टोटल अट्रैक्ट नहीं हो जाए, जो देश में एक ट्रेंड चल रहा है। तो ये आपसी इनसिक्योरिटी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इस मीटिंग में देश का कोई भला नहीं होने जा रहा है। एक से एक लोग बैठे हुए हैं जो देश विरोधी काम करते हैं, देश विरोधी बयान करते हैं, जिनका शरीयत में ज़्यादा यकीन है, संविधान में यकीन नहीं है। उस पर बात नहीं करेंगे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इनसे पूछ दीजिए कि पहले संविधान या पहले शरीयत, तो गोल गोल जिलेबी बनने लगेगी। तो ये एजेंडा बहुत क्लियरली डिफाइंड है। इस एजेंडे में नरेंद्र मोदी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत छुपी हुई है। देश से इनको कोई मतलब नहीं है, सौहार्द से इनको कोई मतलब नहीं है। किसी तरह से मोदी को हटाओ, कैसे हटाओ, नहीं हटाओ। और कांग्रेस, आप इसमें नफरत क्यों देख रहे हैं? अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद कोई मीटिंग करने जाते हैं, आप कह रहे हैं कि वो अपने वोट के लिए कर रहे हैं, वो मोदी विरोध में जा रहे हैं। अगर संघ प्रमुख करते हैं, आप कह रहे हैं वो सामाजिक सौहार्द के लिए कर रहे हैं। दोनों तरफ सामाजिक सौहार्द ही एक इंटेंट हो सकता है ना। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए संघ प्रमुख का मैंने सीधा बोला कि ये बताते हुए आपको बोला कि देश में एक आम परसेप्शन बैठा हुआ है। जी पंजा जी, मैंने संघ प्रमुख के बारे में क्लियरली स्टेट किया कि देश में एक स्टैब्लिश परसेप्शन है कि मुसलमान आरएसएस को पसंद नहीं करता है, आरएसएस मुसलमान को पसंद नहीं करता है। इस धारणा को तोड़ने की कोशिश अगर मोहन भागवत जी करते हैं, अंतर्धार्मिक सौहार्द बढ़ाते हैं, तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन ये दूसरी मीटिंग जो हो रही है और जो तीसरी मीटिंग यहाँ बिहार में भी हो रही है, ये दूसरी मीटिंग का एजेंडा क्या है? इस मीटिंग का एजेंडा है कि वक्फ की संपत्ति में कैसे और हम लोग प्लानिंग करें, कैसे क्या करें, एसआईआर रिवीजन लिस्ट में जितने करेक्शंस होंगे उसको कैसे काउंटर करें। एक पर एक चीज़ है ना, ये लोग को आदत पड़ गई है, बेसिकली इनकी गलती नहीं है। राजनीतिक दलों ने ऐसा गंदी आदत का लत लगा दिया है पिछले 60 साल से कि ये जानते हैं कि हम अपने हिसाब से कर लेते थे। शाहबानों का केस देख लीजिए, अमेंडमेंट देख लीजिए, इमरजेंसी के दौरान किया हुआ काम देख लीजिए, कम्युनल कोड बिल जो 2013 में ला रहे थे इनके हिसाब से, वो देख लीजिए। तो कांग्रेस ने इनकी लत खराब कर दी। अब उस लत खराब होने के कारण इनको लगता है कि हमारे हिसाब से चलेगा। और देखिए ये सारे मुद्दे हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष देश में हमारी संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अब असम में बुलडोजर की कार्रवाई है, देश में होने वाली हेट स्पीच, हेट क्राइम है, बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जाति जनगणना, फिलिस्तीन का मुद्दा, ये तो हमारी विदेश नीति है। ये किसी बंद कमरे में जमीयत के साथ इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? क्या विदेश नीति वो उस पर फैसला लेंगे? रशीदी साहब,
नहीं, देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर अजय आलोक ने जो कहा है कि मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुसलमान और आपकी आरएसएस बात को- से बहुत सारे ऐसे संगठन इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, सुनिए, मैं बात पूरी कर लूं। और मैं इस बात मैंने से कहा भी- ये परसेप्शन है। सर मैं बात पूरी कर लूं। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आरएसएस मुसलमान आरएसएस को पसंद नहीं करता। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुसलमान आरएसएस से और बीजेपी से अलग रहता है। एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि 65 साल उन पर मेहनत की गई कि भाई जनसंघ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, जो आम हालात में जो मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरह का वक्तव्य आ रहा है, जिस तरह से धर्म संसद होती हैं और मुसलमानों के बारे में इस तरह की हीट स्पीच दी जाती हैं, वो सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार उन धर्म संसदों पर पाबंदी लगाए और कहे कि तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि कोई भी आदमी खड़ा होता है, कहता है मुसलमान मलेच्छ है, विधर्मी है, इससे लेन देन बंद करो, इसको दुकान किराए पर ना दो, इसको मकान किराए पर ना दो। ये जो सारी चीज़ें हैं अजय आलोक भाई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुसलमान को पास नहीं आने देती। मुसलमान तो चाहता है, मुसलमान कांग्रेस से त्रस्त है, मुसलमान समाजवादी से त्रस्त है, परेशान है, उसके पास रास्ता नहीं है। लेकिन आप लोग भी तो रास्ता खुला नहीं छोड़ रहे हैं ना। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन था जिसका 15,000 करोड़ का बजट था, जो मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप देता था, आप कह रहे हैं वो कांग्रेस से खत्म कर त्रस्त दिया। हैं। मदनी साहब कह रहे हैं हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो सिर्फ कांग्रेस और सपाइयों से ही है, समाजवादी पार्टी से है, इसीलिए नहीं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए मदनी साहब और हमारे जो मुस्लिमों में जिस तरह से हिंदुओं में पंडित है ना, ब्राह्मण हैं, इस तरह से हमारे यहाँ भी कुछ मुस्लिम उलमा हैं जो सवर्ण मुसलमान कहलाते हैं। ये सवर्ण मुसलमान जो है हमेशा सत्ता का मज़ा देखना चाहते हैं। अब सत्ता का मज़ा तो इनके पास है नहीं, ये हाथ पैर मार रहे हैं कि सत्ता किसी तरह से वापस लौट जाए। ये तमाम पार्टियों को, अभी एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया कि साहब फ़लस्तीन पर या किसी भी चीज़ पर बैठकर बंद कमरे में क्यों बात हो, ये बहुत बड़ा सवाल है देश के लिए। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, मौलाना महमूद मदनी के डिनर पर क्यों आते हैं? मैं तो मानता हूं सिर्फ इसलिए आते हैं कि डिनर था, इसलिए वो आए और उन्होंने उनकी बात को भी सुन लिया। नहीं तो महमूद मदनी साहब कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसे आदमी तो है नहीं कि जो उन्होंने बोल दिया सारे मुसलमानों ने उसको कबूल कर लिया। पर लगता तो ऐसा ही है, लगता तो ऐसा ही, क्योंकि वो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर डिस्कशन करने जाते हैं। बताइए अजहरी साहब क्यों जा रहे हैं मैं बताता हूं वहां आपको, पे? 30 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूं आपको। महमूद मदनी साहब ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, आसाम से चुनाव लड़ा और फिर मुरादाबाद से चुनाव लड़ा। क्यों नहीं जीत पाए? अगर मुसलमान उनकी बात को इतना सुनता है तो क्यों नहीं जीत पाए? इसलिए नहीं जीत पाए कि मुसलमान वोट नहीं उनके साथ में। अजीत सिंह ने मुझसे खुद कहा, हालांकि अजीत सिंह ने राज्यसभा दी थी महमूद मदनी साहब को, मुझसे उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि मैं जानता हूं इनके पास वोट नहीं है, लेकिन लोग बहुत हैं इनके पास, ये जब चाहे लाखों लोग इकट्ठे कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियों को ऐसा क्या लग रहा है इनके पास कि भाई जाकर डिनर खा रहे हैं उनके साथ में? वो तो कह रहे हैं कि मदनी साहब रहनुमा है सारे मुसलमानों के, वो असली मुद्दे जो हैं वो सामने रखेंगे जनप्रतिनिधियों के सामने, तभी संसद के अंदर नहीं, वो मुद्दा रहनुमाई उठेगा। जब तक थी, अब रहनुमाई नहीं है। अब बताइए सिर्फ तो फिर अपने अजहरी साहब, वकार इससे को पहले कि आप बचाने की जवाब लड़ाई। दें, एक सेकंड डॉक्टर अजहर, इससे पहले कि आप जवाब दें, बताइए तो फिर क्यों जाते हैं ये? बस मेरे डर बैठाने की कोशिश है ना कि लगातार मुसलमानों को बताते रहो कि 10 सेकंड। ठीक है 10 सेकंड डॉक्टर अजहर लोग। मैं ये कह रहा हूं शाजिद भाई को कि शाजिद भाई जरा मुझे एक मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए, या एक मुसलमान मौलवी का या एक मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए जो ये छांगुर बाबा को जिसने क्रिटिसाइज किया, जिसकी निंदा की उस छांगुर बाबा की, और कहा हो कि छांगुर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो धर्मांतरण का रैकेट 500 करोड़ का चला रहा था, जिसमें विदेशों से फंडिंग होने के सबूत मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। कि कैसे हिंदुओं लड़कियों को कन्वर्ट करवाया अजय गया भाई, प्लान करके, अजय एक भाई- मुसलमान नेता का पूरे हिंदुस्तान में। मैं बताता हूं अजय जब एक बता सकते हैं तो बताइएगा, नहीं तो दोबारा धर्म परिषद का नाम मत लीजिए कि धर्म परिषद में गलत बात की जाती है। नहीं, मैं क्योंकि बता- धर्म परिषद में कभी गलत नहीं कहा जाता है। छांगुर को पीर कहा गया, पीर छांगुर बाबा, बताइए। मैं बताता ये हूं कहा गया मुसलमानों के द्वारा। अजय भाई, आपको मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, छांगुर बाबा की हिमायत में एक मुसलमान का नाम बताइए जो खड़ा हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने उसकी हिमायत की हो। मैंने कहा ना कि पीर, समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब ने कहा कि वो पीर छांगुर बाबा है। नहीं, गलत बिल्कुल। वो राजनीतिक फायदे के लिए कोई कुछ राजनीति, ये जो बर्क का नाम आप ले रहे हैं वो मुस्लिम उलमा थोड़ा ही, आलिम थोड़ा ही है।
या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के हेड थोड़े ही हैं, वो तो एक पार्टी के सांसद हैं, उनको तो सियासी बातों के लिए कहना पड़ेगा। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी आलोक भाई, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी। धर्म संसद हरिद्वार में क्या हुआ था और धर्म संसद दिल्ली में क्या हुआ था, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। राजनीति के लिए वो बातें कर रहे हैं, राजनीति ही तो इसके केंद्र में है और उसी राजनीति की हम चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक जरूरी बात, अभी पहले जब अजय आलोक जी ने बोला तो साजिद रशीद जी ने कहा, आपने भी सवाल पूछा तो उनका मदनी जी 2 जगह चुनाव लड़े हार गए, वो कौन सा मुसलमानों के रहनुमा हैं। फिर अभी जब आपने बर्क साहब का उल्लेख किया है, जियाउर रहमान बर्क, तो कहा कि अरे वो तो पार्टी के हैं। तो आपके चाहे मौलाना हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो मुसलमानों के, वो तो कभी बात नहीं करते। छांगुर जैसे नीच पापी व्यक्ति पर बात करने के लिए आपको अगर संगठन नहीं खड़े हो रहे हैं तो किस लिए खड़े होंगे? कौन संगठन नहीं खड़ा हो रहा है भाई? ऐसी बैठकों में क्या कभी आपने चर्चा की कि ये नहीं कराएंगे लव जिहाद, नहीं कराएंगे हिंदू लड़कियों का नाम आप बता दीजिए जो खड़ा उसके साथ में। आपने कभी चर्चा की कि हम क्यों गैर मुसलमानों को काफिर कहते हैं, क्यों हमारी तरफ से इस तरह की डिबेट होती है? क्या कभी आपने कोशिश की, इस आउटरीच की कोशिश क्यों नहीं करता है देश का? पद्मजा जी और आप मदनी को भी खारिज कर रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन आप मदनी जी को भी खारिज कर रहे हैं, आप जियाउर रहमान बर्क कर रहे हैं, एक मौलाना है और एक जनप्रतिनिधि, तो आप उनके सामने फिर कहां खड़े होंगे? मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि मुसलमानों को काफिर कहते हैं, वो सॉरी हिंदुओं को काफिर कहते हैं। कौन कह रहा है हिंदुओं को काफिर? कौन कह रहा है? रशीदी साहब, आप यहाँ टीवी पे आके जो बात कर रहे हैं ना, ये बातें नहीं हो रही, बातें करी जाती हैं उस मीटिंग में, जमीयत ने बुलाई थी, वो बहुत अलग बातें हैं। आंख मूंद के नहीं बैठ रहा, आप अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, आंख मूंद के नहीं बैठ रहा, लेकिन आपको सच में लगता है कि मदनी साहब जो मीटिंग कर रहे थे वहाँ पर वो सच में वही बातें कह रहे थे जो आप यहाँ टीवी पर कर रहे हैं? बताइए अजहरी साहब, आप ही बता दीजिए, अगर यहाँ पर रशीदी साहब कह रहे हैं कि उनका ना कोई वजूद है, ना मुसलमान उनकी बातें सुनते हैं, तो फिर विपक्ष के सांसद उस मीटिंग में गए क्यों थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस मीटिंग पर जाकर के किस तरीके की वोट की राजनीति की जा रही है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये भी बताना जरूरी है कि चुनाव दर चुनाव, ये महाराष्ट्र चुनाव के पहले हुआ था, ये हरियाणा चुनाव के पहले हुआ था, ये लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। और नुमानी साहब को तो हम सभी याद कर रहे हैं, नुमानी साहब का एक वो बाइट चला दीजिए, उन्होंने क्या बोला था कि कुछ लोग हैं जो हमारे एक समुदाय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनका हुक्का पानी बंद करा देना चाहिए। अब सच बात तो यह है कि भले से कोई टीवी पे माने या ना माने, लेकिन ऐसी मीटिंग, ऐसी डिनर पार्टी में उसी तरीके की राजनीति की जाती है। यस, सुनेंगे मेरी बात? बोलिए। सभी लोग बोले, मैं सुन रहा था। मैं पहली बात तो जो अभी अजय आलोक जी ने बड़े ही बहुत ही खतरनाक इल्जाम लगाए हम लोगों पे कि छांगुर बाबा के ताल्लुक से कोई बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि बरेली के एक बहुत मशहूर मौलाना है, अक्सर टीवी पे चमकते हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, उन्होंने तो बाकायदा फतवा दिया है उनके खिलाफ। और अजय आलोक जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, इतनी जानकारी तो आपको कम से कम रखनी ही चाहिए। ऐसे नफरतें ही पालते रहते हैं। भारत में रहने वाला कोई मुसलमान, छांगुर जैसा कोई भी शख्स उसके साथ खड़ा हो ही नहीं सकता, कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, लोगों ने जिन बातों का एतराज किया वो ये था कि भाई आपने उनका घर गिराया है। चलिए ठीक है, अब आप बताइए कि मीटिंग, ऐसी मीटिंग क्यों होती है? ऐसी मीटिंग क्यों कर रहे हैं सांसद या विपक्षी सांसद? जमीयत के साथ मीटिंग करने का क्या मतलब? मजहबी तंजीमों के जो रहनुमा होते हैं वो अपनी कौम के मिली, समाजी, सियासी मामलात में बहुत सारी बातें करते हैं, कौम के सामने रखते हैं। और अगर कोई डिनर पार्टी हो या वैसे ही मुलाकात हो, अगर वहां पर कौमी यकजहती की हो रही है बात, देश में सुरक्षा की हो रही है बात, देश नीति की हो रही है बात, देश नीति की बात संसद में नहीं होनी चाहिए। जी सुन तो नहीं है मेरी बात सुनिए। ऐसी मीटिंगें जो हैं वो कौमी जरूरतें बन जाती हैं। गलत क्या है? अगर वो लोग वहां पर चले गए, उन्होंने बात कर ली, क्यों के भाई क्यों परेशानी हो रही है? और अजय आलोक जी कह रहे भाई आप जो धर्म परिषद के बारे में आप मत बोलिए। जो धर्म संसद के नाम से जिस तरह से मुसलमानों को तलवारें दिखाई जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, नफरतें फैलाई जाती हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? कहेंगे अभी समर्थन कौन कर सकता है सर? अगर कभी ऐसा हुआ है, उसके खिलाफ केसेस भी हुए हैं, वो लोग जेल भी गए, उनके खिलाफ लगातार FIR भी की गई है। अवनीश जी, क्या ये कौमी जरूरत है? ऐसी मीटिंग कौमी जरूरत बता रहे हैं अजहरी साहब? बिल्कुल जरूरत है। क्यों जरूरत है?
पद्मजा जी, जो व्यक्ति यहाँ बैठ के कह रहा है कि कौमी जरूरत है, उसको सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि वो हिंदू मुसलमान कर रहा है भारत की राजनीति में। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाले कौन लोग? यही लोग हैं ना, यही लोग हैं जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जहां तक आपने एक बात कही, शुरुआत में कही कि ये 3 मीटिंगें हुई, सरसंघचालक पूजनीय सरसंघचालक जी के जो कार्यक्रम है कम से कम 3 महीने पहले तय होता है, तो किसी रिएक्शन में तो है नहीं। कम से कम ये उनकी बैठक अगर ये तय हुई होगी तो आज से लगभग 3 महीने पहले 3 महीने पहले उनको मालूम नहीं था चुनाव होने वाले हैं। तो नई बात नहीं है ये भाई। मैं 3 महीने पहले उनको मालूम नहीं था चुनाव होने वाले हैं। आपने डायरेक्ट इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि उसको ये वो हिंदू मुसलमान करना चाहता है। आप जैसा आदमी तो सच बोले कम से कम। पद्मजा जी, मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए, आप बुजुर्ग हैं आप। जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? बोलिए। हाँ, पद्मजा जी, बात बड़ी साफ सी है। बात बड़ी साफ सी है कि भारतीय राजनीति में एक समुदाय को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो कवायद है, ये कोई नई नहीं है, ये कोई नई नहीं है। आप देखिए, इमाम बुखारी से मिला करते थे लोग जाकर के। आप बाकायदा मस्जिदों से जुमे की नमाज के पश्चात ये ठीक चुनाव से पहले बाकायदा वहां पे आता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो ये कोई नई बात नहीं है। बात जो लोग लगातार, और सच्चर कमेटी भी इन्हीं के आई, उस पर सच्चर कमेटी भी नहीं बोले। एक बात वीरेंद्र से तो मिलने कोई गया नहीं होगा। उनका कि हम कोई साथ नहीं खड़े होने की बात नहीं है। बात ये है कि विरोध में कितने खड़े हुए जो लोग भाई। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, मेरी बात। पद्मजा जी आप ये अलाउड करती हैं बीच में? पद्मजा जी आप अलाउ कर रही हैं? अरे उनको बात अपनी पूरी करने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। फिलिस्तीन के बारे में बोलिए। पद्मजा जी, फिलिस्तीन के बारे में, जय फिलिस्तीन कहने वाले, फिलिस्तीन के बारे में चिंता करने वाले, एक बार भी कोई व्यक्ति आया कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत है? कभी कोई बताए? हाँ, सरकार क्या कर रही है? सरकार तो जो फिलिस्तीन में कर रही है करने दो। फिर आप फिलिस्तीन का, जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाते हो? सरकार ने जो फिलिस्तीन के साथ करना होगा सरकार फिलिस्तीन में करेगी, जो यहां करना होगा वो यहां करेगी। लेकिन आपका क्या बनता है? आपने भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते उस एक समाज में रहते हुए हिंदू मुस्लिम का सौहार्द दिखाते हुए ये क्या कभी कहा? अभी क्या हुआ? जयपुर फाइल्स का क्या हुआ? उसके बारे में कौन आया कि नहीं हाँ ये सच है, ये सच था जो फिल्म में दिखाया गया, और सबके सामने घटना, कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, सबने देखा। उमेश कोल्हे को देखा, एक नहीं है। अब ये कहते हैं, अभी एक इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं स्पेशली जो लिंच हो रही है या जो हो रहा है वो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। मैं लंबी लिस्ट 164 लोगों की दिखा दूं जिनके हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। मैं इसलिए हिंदू कह रहा हूं क्योंकि लिंचिंग में उन्होंने मुसलमान शब्द इसलिए, मेरे लिए लिंचिंग अपने आप में एक गलत अपराध है, चाहे वो मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो, लेकिन अखलाक का नाम सबको ध्यान है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आपको वो उमेश कोल्हे का नाम याद है तो नहीं याद होगा किसी को, जुनैद का नाम याद होगा लेकिन कन्हैयालाल का नाम याद नहीं। कन्हैयालाल का नाम इसलिए आ गया क्योंकि फिल्म बनी। तो वो कह रहे हैं हम अपने मुद्दे जाकर के जमीयत से डिस्कस कर रहे हैं। जमीयत उन सांसदों को बता रही है आपको उमेश कोल्हे का मुद्दा है, आप जाके भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिए। आपको किसने रोका है? ये उनकी जरूरत है, आप अपनी जरूरत जो है जाकर के बीजेपी एक 10 सेकंड में मैं कह दूं कि उनको लगता है कि ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मुस्लिम सांसदों को बुला करके मुस्लिम मुद्दों को उठाने की जो जमीयतुल कर रही है वो साफ साफ कर रही है ना कि दो समाज है यहाँ पर, दो नेशन है यहाँ पर। अजहरी साहब, मुसलमानों का मुद्दा सिर्फ मुसलमान उठा सकते हैं, सिर्फ मुसलमान उठा सकते हैं। यही तय किया ना, यही इन्होंने स्पष्ट किया ना इन्होंने। ये अगर धीरेन्द्र शास्त्री से मिले तो कोई बात नहीं है, ये भद्राचार्य जी से मिले तब कोई बात नहीं है, ये किसी भी हिंदू धर्मगुरु से मिले तो कोई बात नहीं है। जाकर के देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करें तब भी कोई बात नहीं है। और अगर मुसलमान अपनी तहरीक या तंजीम में डिनर पार्टी के जरिए या मुलाकात के जरिए अगर मुस्लिम सांसदों को बुलाकर, आप राम भट्टाचार्य जी के पास जाते हैं, आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ एक मंच साझा करते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। वो आप कहते हैं कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें हर किसी को वोट की राजनीति दिखाई क्यों देती है? इससे पूछा। देखिए, ऐसा है कि राम भद्राचार्य जी के साथ हम जाते हैं तो हम आशीर्वाद लेते हैं, और वो बिल्कुल एक वैचारिक और एक सांस्कृतिक और एक अलग जी आशीर्वाद देते हैं। उनके पास हम कोई वोट मांगने नहीं जाते हैं। और एक मिनट बीच में नहीं बोल रहा था मैं। दूसरी बात, देवबंद का क्या रोल रहा है इस देश की राजनीति के, और मदनी साहब का क्या रोल रहा है इस देश की राजनीति में, और आज भी वक्फ के लोग के मदनी साहब के कैसे कैसे बोल थे और कैसे कैसे कॉल दिए हैं उन्होंने,
और मैं तो पटना के गांधी मैदान से बोल रहा हूं कि पटना के गांधी मैदान में जब कहा गया तेजस्वी के द्वारा कि शहाबुद्दीन अमर रहे, उसी मंच के सामने से शहाबुद्दीन अमर रहे और गर्दन कटा लेंगे लेकिन शरीयत नहीं छोड़ेंगे, AIMM के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा कि सर कटाना मंजूर है लेकिन वक्फ हम नहीं छोड़ेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। तो मदनी जी की भूमिका के बारे में और उनको कंपेयर करना रामभद्राचार्य से कहीं से भी उचित नहीं है। मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता हूं। और राजनीतिक व्यक्ति रामभद्राचार्य जी नहीं है, उन्होंने कभी अपील जारी नहीं की है देश में कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। उन्होंने कभी अपील जारी नहीं की, ना ही किसी हिंदू गुरु ने कभी अपील जारी की कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान ही नहीं है। आप तो आए हो भारतीय जनता पार्टी में, पहले कहाँ थे आप? 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में थे क्या? ये जो अडवाणी जी की रथ यात्रा के टाइम भाजपा में छूती थी जाके इंदिरा गांधी, अडवाणी जी की रथ यात्रा के टाइम भाजपा में बकवास कर रहे हैं फालतू में। अरे भाई आपको क्या पता है? कुछ पता नहीं है। सुन लो पहले, बकवास आप कर रहे हो, बात करने की तमीज नहीं है टीवी के ऊपर। के नायक करते हो बैठ करके, क्या पता है आपको? कांग्रेस पार्टी ने आपको पता है साध्वी रितंबरा के बारे में, उमा भारती के बारे में, अडवाणी जी के रथ यात्रा में जगह जगह साधु संतों ने मीटिंग करी, चुनावी मीटिंगें करी है सबने। वायनाड क्यों गए दोनों भाई बहन? आज आ गए आप भाजपा के। वायनाड क्यों गए दोनों भाई बहन? बुखारी के साथ अटल जी की मीटिंग होती थी, अटल जी के हिंदू अखबार में फोटो छपी हुई है इमाम बुखारी के साथ। बड़ा उदाहरण क्या यहाँ बैठ के नॉलेज है नहीं, उदाहरण क्या होगा? का यूज करना नहीं आता टीवी के ऊपर। अरे आपको नॉलेज, ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी की गई, नॉलेज आपको है। एक आदमी नहीं बोला ब्राह्मणों के बारे में, पूरे देश से करीब ब्राह्मणों के बारे में एक आदमी ने टिप्पणी के बारे में नॉलेज पूरे देश को है, समझ गए ना? कुछ नॉलेज नहीं है आपको। आप आज आ गए भाजपा में, संघ के बारे में कुछ नहीं पता आपको। आप लोग नहीं पता संघ के बारे में। बात तो सच है ना, इसलिए भाजपा की छिछालेदारी हो रही है देश में। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके पहले अपील की थी कि नहीं की थी कि आप महाविकास अघाड़ी को सारे मुसलमानों को वोट देना है, और इसी तरीके की चर्चा, इसी तरीके की बंद कमरे की मीटिंग में होती है। यह बात सच है कि नहीं है? बदमजा जी, बंद कमरे में तो पता नहीं भाजपा और बीजेपी कांग्रेस क्या क्या मीटिंगें करते हो, तो राजनीति है। मैं कह रहा हूं ना, सत्संग करने नहीं आए हैं लोग, ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं हम तो सत्संग करने आए हैं और बाकी सब लोग राजनीति करे। राजनीति में आए हो तो राजनीति कर रहे हो भाई। ये सही है। खेलने जाते हो तो क्रिकेट खेलते हो, बास्केटबॉल थोड़ी खेलते हो आप वहां जाकर। तो आप बताइए ना। और आपको कुछ नहीं पता है भाजपा के बारे में। या फिर वीरेंद्र शास्त्री ने बोला है कि सारे हिंदुओं को भाजपा के लिए वोट डालना है। उल्टा जब वो बिहार गए थे, पहले अडवाणी जी के रथ यात्रा के बारे में बता रहा हूँ, वोट नहीं मांगूंगा। उन्होंने बार बार मंच पर कहा, मैं किसी के लिए वोट नहीं मांगने आया हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं को कहने आया हूं कि आप एक रहिए। क्या वोट मांगा है हर्षवर्धन जी? क्या जब भी किसी सभा हुई है वहां पर उन्होंने बोला है कि हिंदुओं को ही वोट देना? एक बार सज्जाद नुमानी ने क्या बोला था, किस तरीके से उन्होंने एक तरीके का फतवा दिया था, एक बार सुनना जरूरी है, क्योंकि बहुत पहले अभी दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, दोबारा इस तरीके की मीटिंग हो रही है, क्या उसके बाद भी इस तरीके का फरमान जारी किया जाएगा? एक बार सज्जाद नुमानी की बात सुनिए आप। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। तो वरुण पुरोहित तो कह रहे हैं ऐसा रामभद्राचार्य जी भी ऐसे कुछ फरमान देते ही होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि नहीं, आडवाणी जी के रथ यात्रा में साथ आ गया। सारे आज तक आते थे कि नहीं? त्रिपाठी जी को तो धर्म गुरु ने, किसी हिंदू धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उसका साथ बंद कर दो, मुसलमानों के जो उस तरह से रहे उनसे बात मत करो, उनके समाज में बहिष्कृत कर दो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। और ये पहली बार नहीं हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में, ये देश के चुनाव में अलग अलग लगातार। आप मुझे बताओ, जैसे वो चाहेंगे जैसे सब होगा क्या? वो करते रहे। और मैं तो रेप्लिका है क्या? सारी बताता हूं, वोट है क्या? अभी जो वोट है, रेप्लिका है, ने किया, सबके अपने विचार हैं कि उनके साथ उतने ही सांसद हैं। गलत विचार है, कानूनी कार्रवाई होती है। मतलब देश में और किसी पर उनके ऊपर भरोसा भी नहीं, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं जो हो रहा है। और अगर आप ये करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं, जब देश का मतदाता वो जाकर वोट डालेगा तो उसके बाद आप आरोप लगाएंगे
कि वोट चोरी हो गया, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, ईवीएम खराब हो जाती है, फिर आपको नहीं वोट समझ तो हो ही आएगा रहा है कि चोरी। कैसे रिएक्ट। 60-60 लाख वोट हटा रहे हो आप। नहीं, कैसे समझ में नहीं आ रहा है? 60 लाख वोट हरा रहे हो बिहार में, तो 24 में कैसे जीत गए मोदी जी? साजिद रशीदी हर साहब, स्टेट के करोगे ऐसा यार, तो 10 मुद्दे करोड़ पे वोट, रहिए ना। 15 करोड़ वोट अगर जो भी आप मीटिंग कर रहे हैं, मोदी जी की संसद, देश भर के मतदाता उसको समझ रहे हैं। अगर आप 25 सांसदों को बुला करके कह रहे हैं कि आप ही हमारे रहनुमा हैं, आप ही हमारे मुद्दों की बात करेंगे, तो बाकी जितने वोटर हैं, बाकी जितने सांसद हैं, उनको भी चीज समझ में आ रही है ना साजिद रशीदी? देखिए, एक चीज़ बता दूं मैं पद्मजा जी आपको, एक दौर था 80-90 का टाइम जो था, जब अब्दुल्ला बुखारी हुआ करते थे, उस टाइम में तो एक महत्व था किसी आदमी का, किसी मुस्लिम आलिम का खड़े होकर कह देना किस पार्टी को वोट करना है, उस वक्त था, मैं मानता हूँ। लेकिन आज आपने देखा सज्जाद नोमानी ने जो अपील की महाराष्ट्र में, किस तरह से इंडिया इत्तेहाद को ज़मीन पे गिरा दिया लोगों ने, ख़त्म हो गई बिल्कुल, और बीजेपी आ गई फुल बहुमत से। आज इसका महत्व नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, नहीं सर, आप इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कई ऐसी सीटें थी, ये आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए ना, मैं बताता हूँ। उनके कहने के बाद कई ऐसी सीटें थी, और ये आंकड़ों से सिद्ध भी होता है, जहां पर एक मुश्त मुसलमान वोट एमवीए के पास गया है। पूरी बात सुनिए आप। आज भी जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई हिंदू धर्मगुरु नहीं कहता, सारे हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी कहते हैं। हिंदू विरोधी पार्टी, हिंदू विरोधी पार्टी, इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। कौन नहीं कह रहा है? सारे धर्मगुरु कह रहे हैं। अच्छा। सवाल ये है कि आज की राजनीति में इसका प्रभाव क्या है, आज की राजनीति में इसका असर क्या है कि हिंदू धर्मगुरु कुछ कहे या मुस्लिम धर्मगुरु कुछ कहे, उसकी वजह से वोट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आज नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, और पड़ता है। ये सिर्फ भाजपा नहीं कह रही, ये लेफ्ट भी कह रहा है, और मैं आपको बताऊंगी कैसे। हर्षवर्धन जी, मैं थोड़ा और जोड़ता हूं। अगर पड़ता तो सज्जाद नोमानी की वजह से कांग्रेस वहां जीत जाती। नहीं, सज्जाद नोमानी की वजह से कैसे जीत जाएगी? जब आप कहेंगे तो सामने भी तो किसी को सुनाई दे रहा होगा ना। आप कोई बात कहेंगे तो मैं भी तो कुछ कहूंगा ना। अरे सर, थोड़ी ना होगा। समझ गया कि ये लोग मुसलमान नहीं, हिंदू भी समझ गया। इसको आप समझिए इसको। और उसके आगे की बात है, आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता, कमाल की बात यह है कि प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी मुसलमान वोटों के लिए कौन से नेता हैं जो फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं? फिर तो ये सवाल उठा ना कि अगर मुसलमान नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, तो भी सारे नेता क्यों वो कहते हैं कि नहीं हम सेकुलर तभी बनेंगे जब इस तरह की बात करेंगे? को त्रिपाठी जी, हम उसी बात को कहने के लिए तो लोगों से कहते हैं कि समझो इस बात को, जो विपक्ष हमारे साथ एक दूसरी तरह की राजनीति कर रहा है, मुसलमान के साथ मंच साझा नहीं करता, मुसलमान के महल वोट मांगने नहीं जाता, इस वोट बैंक को तो समझना चाहिए ना मुसलमानों को। ठीक है, अजहरी साहब और वरुण पुरोहित दोनों जवाब देंगे, फिर अवनीश जी। लेकिन दो उदाहरण देना बहुत जरूरी है। बार बार ये बात की जाती है कि देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ और भी कुछ जगह। और सबसे दिलचस्प जो राज्य है वो है केरल, क्योंकि केरल में अभी एक नीलांबुर का उपचुनाव हुआ था। वहां पर भाजपा ने नहीं, सीपीएम ने, यानी कि वामपंथियों ने कहा कि एक सांप्रदायिक गठबंधन है जमाते इस्लामी और कांग्रेस के बीच में, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार केरल में जीती। आप विश्वास नहीं करेंगे, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों की वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार वायनाड से जीत करके, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कोई संघ नहीं है, ये है पिनराई विजयन, जो कि लेफ्ट के नेता है, लेफ्ट के मुख्यमंत्री हैं केरल में। बताइए अजहरी साहब, अभी भी कहेंगे कि ये वोट की राजनीति नहीं होती है इन सारी डिनर मीटिंग्स में? देखिए डिनर मीटिंग में क्या हुआ है, ये तो आप लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हो। डिनर मीटिंग में कौमी यकजहती की और देश की फलाह के लिए मीटिंग हुई होगी, मेरा ये मानना है। अभी बात खुल करके तो आई नहीं कि जैसे सज्जाद नोमानी का बयान आपने दिखाया, मदनी साहब का बयान नहीं आया, ऐसा कोई भी बयान आएगा तब हम इस पर बात कर लेंगे। हाँ। दूसरी बात यह है क्यों मौसम की भी चर्चा हो सकती है, फिर तो डिनर में हो सकता है। वो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आजकल बरसात बहुत हो रही है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल हो सकता है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकती हो इसमें? हो सकते ये अपने कयास आ रही है तो कोई भी लगा सकता है। अगर अभी हमारे भाई आलोक जी सीधा मुसलमानों पर वो कर रहे थे अपना, कि मतलब मुसलमान ये नहीं करता, मुसलमान ये नहीं करता। आपने एक बार भी उनसे पूछा होता कि मैंने उनसे एक बात कही कि मौलाना शहाबुद्दीन ने फतवा दिया, तो उस पर कतई नहीं बोला इन्होंने।
अरे बताए ना आप, इस बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए या नहीं? जो आप गलत आप मैसेज दे रहे हो देश को, अनर्गल बयानबाजी आप कर रहे हो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद में, तो ये आपकी बात गलत है या नहीं? आप पूरी मुस्लिम कौम को कटघरे में खराब कर रहे हो यहाँ पर, और हम लोग यहाँ आपकी बातें सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। क्या आप गलत आप बोलोगे और हम यहाँ पर खामोशी से बैठ के आपकी बातें सुनेंगे? आपने पूरी कौम को कटघरे में किया है खड़ा यहाँ पर। पूरी कौम को कटघरे में डाल दिया जाता है डॉक्टर अजय आलोक, बार बार यही होता है। वो सिर्फ हाफिज साहब, हाँ डॉक्टर अजय आलोक जी हाफिज साहब, ऐसा है कि आपकी कौम को कैटेगरी में कोई नहीं डाल रहा है, ना ही आप कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए विक्टिम कार्ड मत खेलिए। पहली बात मुझे जरा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर उमर इलियासी कौम के रहनुमा है। उमर इलियासी कौम 70% से ज्यादा, अब एक मिनट, 70% से ज्यादा एनकाउंटर्स, 75% से ज्यादा एनकाउंटर्स में मारे गए या जख्मी लोग हिंदू हैं। एक मिनट सुनिए ना भाई, बीच में क्यों बोलते हैं? ये क्या है बताओ? बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में मैं आपके तो नहीं बोल रहा था जब आप ज्ञान वर्षा कर रहे थे। ठीक है, बोलने दीजिए उनको। ऐसे डिबेट थोड़ी ना होती है। जवाब दे रहे हैं। मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा हूं तो ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। अरे तो आप गलत बात क्यों आप कर रहे हो? उमर इलियासी कौम के रहनुमा है। अपराधी मारे गए हैं या अपराधी इंजर्ड हुए हैं, ओ भैया एक मिनट सुन लीजिए ना। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी मारे गए या जो अपराधी इंजर्ड हुए हैं उसमें 75% से ज़्यादा हिंदू हैं। आपके डीएमके के एक मंत्री आज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 80% आबादी हिंदुओं की है, वहाँ एनकाउंटर में मारे गए मुसलमानों की आबादी 40% है, घायल मुसलमानों की आबादी 60% है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है। हाफिज साहब आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, मौलाना साजिद भी उत्तर प्रदेश जानते हैं, कहाँ मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है, जरा बताइए तो। इस तरह की भड़काऊ भाषा जो आप लोग के नेता और रहनुमा बोलते हैं, जिनको आप अपने सियासी रहनुमा कहते हैं, और डीएमके के साथ कांग्रेस है, इस देश में कहाँ मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है? ये बात कह के किसको भड़काने की कोशिश की जा रही है? अगर मुसलमानों का जिनोसाइड इस देश में हो रहा होता तो मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाती? आजादी के वक्त 8% थे, आज 16% हो जाते हैं। ठीक है, 24 घंटे में 3 अलग-अलग मुलाकात हुई है, उसके अंदर जो क्या चाहते हैं कि समाज में अलग आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन उसका मतलब क्या थी ये काफी साफ है। उसकी राजनीति क्या थी ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।